अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए थे। अच्छा, एक्सरसाइजेज में लास्ट टाइम हमने 40 क्वेश्चंस तक चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेज कवर कर लिए थे। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 41 से लेकर के 50 या 55 तक जहां तक हो सका हम आज क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर, शेयर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर्स बना सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन 41 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग bonds as covalent, polar covalent एंड आगे जो है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहरहाल देखते हैं क्वेश्चंस में। पहला है द बॉन्ड इन H2, सही है जी। अब स्टूडेंट्स, H2 का जो बॉन्ड है वो H और H के दरमियान, चूँकि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को न तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा खींच पाएगा न ये हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं जाएंगे और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा यानी बेचार्ज। इसका बॉन्ड भी बेचार्ज, मॉलिक्यूल भी बेचार्ज। सेकेंड है द बॉन्ड इन HCl। अच्छा जी, इसके मुकाबले में HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का 3 के पास होता है और हाइड्रोजन 2.1। इट मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों के पेयर को अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेगा और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन के खिंचाव की वजह से पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी से पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से क्या बनेगा जी, एक पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। NaCl। अब NaCl की अगर केस को देखा जाए तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड पे माइनस, और इस प्लस माइनस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस केस में आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 42 पर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स हेल्प अस टू प्रिडिक्ट। कहते हैं दो एटमों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, जैसे 3 से 2.1 को निकालेंगे तो 0.9, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, प्रिडिक्ट, ये हमें बताता है दी नेचर ऑफ बॉन्ड। हाउ, हमें नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे बताता है? बेटा जी, बड़ा सिंपल सा है। देखिए जी, अगर दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स को A और B लिखा करूँगा, अगर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ना हो, फ़र्ज़ करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1, इसकी भी 2.1, जैसा कि हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, तो चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को डेल्टा EN से ज़ाहिर करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये ज़ीरो है, तो ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताएगा कि ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके मुकाबले में HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और 2.1 है, तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं यानी डेल्टा EN को निकालूं तो मुझे 3 में से 2.1 को माइनस करना पड़ेगा, मेरे पास बचेगा 0.9, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो था या 0.1 था, दो एटमों के दरमियान 0.2 था, 0.3 था, 0.4 था,
तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा जी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.6 या 7 तक हो तो वो मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता होगा, जैसा कि इस केस में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 एंड अबव हो, 1.7 एंड अबव हो तो वो फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, जैसे NaCl 3 और 0.9। अब इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो जनाब 3 में से माइनस करूंगा 0.9 को, तो 0.9 को 3 से निकालते हैं तो बचता है 2.1। तो चूँकि ये 1.7 से ज़्यादा है लिहाजा इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा, जो आयोनिक बॉन्ड है उसके लिए 2 शराइत होती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि मेटल प्लस नॉन मेटल मिले हों, एक तो तब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 और ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तब ये जो है आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या ज़्यादा हो लेकिन मेटल नॉन मेटल ना हो, जैसा कि HF। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन 2.1। डिफरेंस क्या आएगा, 4 में से 2.1 निकालेंगे 1.9। अब ये 1.7 से ज़्यादा तो है लेकिन आयोनिक बॉन्ड नहीं है क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बनेगा। टाइप ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट होगा, टाइप ऑफ बॉन्ड आयोनिक होगा, या टाइप ऑफ बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होगा या नॉन पोलर। सारी बातें हमें इसमें पता चलती हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 42 था, अब हम चलते हैं जी 43 पर। अगला है जी, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल की मदद से प्रिडिक्ट विच एटम इन ईच पेयर हैज़ द स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर पेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। बेटा जी सिंपल सी बात है, अगर मैं पहला है NO की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास पीरियड 2 अगर मैं देखूं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2, तो वो ये वाला है। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। ये जो है पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं जी, नाइट्रोजन पहले है, ऑक्सीजन बाद में है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 छोटे साइज़ की वजह से। सही। अच्छा, पोटाशियम और कैल्शियम की बात करें तो पोटाशियम जो है, अच्छा जी मैं ज़रा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को पहले लिखता हूँ। ठीक है, और ये ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का। अब मैं ग्रुप 2 को लिखता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा बेटा जी देखिएगा, हमें पोटाशियम कैल्शियम को देखना है। ठीक है जी, पोटाशियम और कैल्शियम। अब पोटाशियम साइज़ में बड़ा है, कैल्शियम छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटाशियम की कम होगी, कैल्शियम की ज़्यादा होगी। कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा जी, कार्बन जो है ये चौथे ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन आते हैं। ठीक है, ये वाला ग्रुप है ये। ठीक है, जिसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड है। तो कार्बन ऊपर है, सिलिकॉन नीचे है। नीचे साइज़ बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सिलिकॉन की कम है। सोडियम पोटाशियम। अच्छा, सोडियम साइज़ में छोटा है, पोटाशियम बड़ा है, तो सोडियम का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोटाशियम का उससे कम होगा। ठीक, नेक्स्ट है 44 जी। 44 क्वेश्चन है, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। व्हाट आर द यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर डाइपोल मूवमेंट। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में इस पर हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ जाकर देखिएगा।
क्वेश्चन 45 है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये भी आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। 46, हाउ डाइपोल मूवमेंट हेल्प अस टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। 47, although the bond in beryllium iodide molecule is polar। कहते हैं जी जो बेरिलियम आइड्राइड है ना BeH2, अगरचे इसका बॉन्ड पोलर है, सही, यानी पोलर इस वजह से है कि इसमें बेरिलियम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा जनाब, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है, जो कि तकरीबन जो है 1.6 के करीब है। हाइड्रोजन 2.1 है। इट मींस कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पे आएगा पार्शल नेगेटिव, और बेरिलियम पे इलेक्ट्रॉन की कमी से आएगा पार्शल पॉजिटिव। अब सवाल क्या है, अगरचे बॉन्ड बेरिलियम का पोलर है बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ ज़ीरो, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट यानी टोटल पोलरिटी ज़ीरो है, क्यों? तो इसकी सिंपल वजह है जी, एक देखो, एक डाइपोल ये वाला बन रहा है इस तरफ, ठीक है जी, एक डाइपोल इस तरफ बन रहे हैं, तो दोनों डाइपोल इक्वल और अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 48 है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर ट्राई एटमिक मालिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटमिक मालिक्यूल है और H2O भी ट्राई एटमिक मालिक्यूल है। आगे देखते हैं क्या पूछता है। अच्छा, द शेप ऑफ CO2 इज़ लीनियर। CO2 का शेप लीनियर है। H2O एंगुलर है और H2O एंगुलर है, झुका हुआ। हाउ आर देयर शेप्स डिफरेंट, क्यों शेप्स डिफरेंट है? असल में H2O में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी दिखा देंगे, इस बॉन्ड पेयर को भी दिखा देंगे, जिससे शक्ल झुक जाएगा। इधर ऐसा कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर जो इन साइड वाले एटमों को दिक्का देकर टेढ़ा कर सके, तो इसलिए इसकी शक्ल क्या रहेगा जी, लीनियर रहेगा, ठीक है। 49 पे आते हैं जी, अरेंज द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। इसमें बताओ सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो HF चूँकि सबसे ज़्यादा पोलर होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद H2O का डाइपोल मोमेंट आता है जो कि 1 मेरे ख्याल 56 डिबाई के करीब है या इस तरह कुछ। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी HI है, फिर अमोनिया है, फिर CO2 है। अच्छा, फिर अमोनिया आएगा क्योंकि इसके अंदर भी पोलरिटी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, उसके बाद जनाब CO2 तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, इसको मैं CO2 को और H2S को मैं रखता हूँ एंड में, ठीक है। तो बाकी रह गया जी इसमें HI रह गया। अच्छा, H2S जो है ये भी नॉन पोलर है और CO2 भी जो है नॉन पोलर है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद CO2 भी हो गया, H2S भी हो गया, रह गया HI। तो HI को हम यहाँ रख लेते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा पोलर होगा, ठीक है। 50 पे आते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज़ 1.82 डिबाई, इसका डाइपोल मोमेंट इतना है। एंड द बॉन्ड लेंथ इज़ 92 पिकोमीटर, यानी वो कह रहा है कि HF के जो बॉन्ड है इसकी लंबाई है 92 पिकोमीटर और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.82 डिबाई। कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ द HF बॉन्ड। इसकी परसेंट आयनिक करेक्टर बता दो, ठीक है। इसकी क्या बताओ जी, परसेंट आयनिक करेक्टर। द यूनिट पॉजिटिव यूनिट नेगेटिव चार्ज इज़, और इस पे चार्ज इतना है। इज़ HF मोर आयनिक और लेस आयनिक देन HCl। अच्छा, सिंपल सी बात है जनाब, आपको दिया क्या है जी, आपको उन्होंने एक तो डाइपोल मोमेंट दिया है। मैं ज़रा एक पेज बनाकर इसको यहाँ पर हल करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हम एक पेज क्रिएट करते हैं और इसको फिर हल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाइए जनाब, हमारा सवाल है कि HF इसका बॉन्ड लेंथ है 92 पिकोमीटर, सही, और इस पर यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है यानी Q चार्ज को कहते हैं 1.602 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जी इसका क्या पूछा था जी, सवाल पे आ जाइए। सवाल क्या था जी, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज़ इतना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट भी दिया है 1.82,
ये भी दिया है 1.82 डिवाइड, ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है। और ये जो है इसका ऑब्ज़र्व डाइपोल कहलाता है, ठीक है, ऑब्ज़र्व 1.82 डिवाइड हमें दिया हुआ है, सही। अच्छा, फिर क्या पूछता है जनाब, द डाइपोल मोमेंट इज़ इतना, द बॉन्ड एंगल इज़ 92, कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर। और चार्ज हमें दिया है, परसेंट आयनिक करेक्टर हमें पता करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा है जनाब, अगर आपने डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस किए हैं तो ये आपको कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए जी, मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले इसका जो डिस्टेंस है इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं। ये 92 पिको मीटर है, इसे हमने चेंज करना है मीटर में। तो मीटर में से जब चेंज करेंगे तो 92 के साथ हम 10 की ताकत लगा लेंगे जनाब, 10 की ताकत -10 मीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पिको मीटर से मीटर के यूनिट के अंदर, ठीक है जी। चलो जी, हो गया। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसका मालूम करेंगे परसेंट आयोनिक डाइपोल, ठीक है। आयोनिक डाइपोल हमें पता, क्योंकि देखिए जी, परसेंट आयोनिक करेक्टर का जो फार्मूला है, परसेंट आयोनिक करेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है जी डाइपोल एक्चुअल डाइपोल, जिसको हम आयोनिक भी कहते हैं, और नीचे आता है ऑब्जर्व डाइपोल, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जर्व डाइपोल तो बिल्कुल मौजूद है जनाब, ठीक है। अच्छा सॉरी, ऑब्जर्व डाइपोल ऊपर आएगा, माजरत माजरत माजरत, ऑब्जर्व डाइपोल फार्मूले में ऊपर आएगा, और जो आयोनिक है या जिसको हम एक्चुअल डाइपोल कहेंगे वो नीचे आएगा, ठीक है। ये डाइपोल, ऑब्जर्व डाइपोल ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, और 100 से इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन देखिए जी, आपको ऑब्ज़र्व चाहिए, आयोनिक चाहिए। आपके पास ऑब्ज़र्व सवाल में है, आयोनिक आपके पास नहीं है, ये आपने निकालना है। आयोनिक डाइपोल मूवमेंट मालूम करने के लिए आप फार्मूला लगाओ Q इंटू आर। Q आपके पास है 1.602, 10 की ताकत -19 कूलम, ये वाला जनाब, ये वाला, सही। और दूसरा आपके पास डिस्टेंस ये है जी, 92 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉरी, मैंने इसको नीचे लगाना था, ऊपर लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई 92 इंटू 10⁻10 मीटर। अब जनाब सिंपल सा काम आपने ये करना है कि इस रकम को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है जी। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जनाब। अच्छा, 1.602 को मल्टीप्लाई करना है 92 के साथ, ठीक है जी। तो ये जनाब बनेगा 147.38, 10 की ताकत -19 कूलम ये वाला, ज़रब 10 की ताकत -10 मीटर ये, तो कूलम मीटर यूनिट बना। अच्छा, 147.38 को मैं नहीं छेड़ता, 10 यानी बेस को कॉमन लिया, -19 -10, माइनस माइनस क्या हो जाता है जनाब, प्लस हो जाता है, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 147.38। अच्छा, 19 और 10 ये हो जाते हैं कितने जी, 19 और 10 होते हैं 30, तो ये बन गया जनाब 30 कूलम मीटर, सही है जनाब। ये मेरे पास आंसर है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको 2 जंप इस तरफ दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1.47, और 10 की ताकत माइनस कितना रह जाएगा जी। अच्छा सॉरी, ये मेरे ख्याल 30 नहीं, 19 और 10 कितना आता है, 29 आता है जी जी जी। ये सॉरी 29 था, ठीक है, ये 29 था, 29 था, बिल्कुल ठीक है जनाब। तो 29, अब जब मैं इसको 2 दफ़ा इधर से छोटा करूँगा तो मुझे इसको यहाँ से 2 दफ़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए मैं रकम को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर रहा हूँ, तो इधर से रकम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है गलती मुझसे हो गई, वो ये है कि जो 1 पिको मीटर है ना भैया, वो 10 की ताकत -12 मीटर होता है। मैंने 10 की ताकत -10 लगा दिया, पता नहीं ध्यान किधर था, तो इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो 1 पिको मीटर 10 की ताकत -12 मीटर होता है, ठीक है। तो मैं इसको जो है 12 कर दूंगा,
तो ये भी जो है 12 हो जाएगा, ये भी जो है 12 हो जाएगा। अब 19 और 19 12, ठीक है, इसको जमा करना पड़ेगा जी। 19 और 12, 9 और 2 9 और 2 11 हो गया, 1 हो गया, ये 31 आ जाता है, ठीक है जी। ये माइनस 31 आएगा। जब मैं इसको 2 जंप दे के इधर से छोटा करूँगा तो इधर से बड़ा करूँगा, तब माइनस 29 कूलम मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्या करना है, अपने इस आंसर को पहले हमने जो है डाइपोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये कूलम मीटर में है, 1.47 10 की ताकत माइनस 29 कूलम मीटर। इसको डाइपोल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इसको 3.34 और 10 की ताकत माइनस 30 कूलम मीटर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, असल में ना एक डिवाइड जो है वो 3.34 10 की ताकत माइनस 30 कूलम मीटर के बराबर है। तो कूलम मीटर कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पे जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी। चेक करते हैं, 1.47 डिवाइडेड बाय 3.34, ये मेरे पास आया 0.44 और ऊपर है 10 की ताकत माइनस 29। ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की ताकत 30। 0.44 अपनी जगह, 10 और 10 बेस कॉमन हो गए, 29 प्लस 30। अच्छा, 0.44 हो जाएगा जी, ज़रबे 10 की ताकत कितना माइनस 29 30, ये रह जाएगा 10 की ताकत 1, ठीक है जी। और अगर मैं इसको इधर एक जंप दे दूं, यानी रकम को बड़ा कर दूं, 4.4 कर दूं, तो ये हो जाएगा 10 की ताकत जो है, इधर से बड़ा करने पे छोटा करेंगे 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 4.4 डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास है, ये असल में ना ये डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ गया, ये आयोनिक डाइपोल मोमेंट है। ये कौन सा है जी, आयोनिक। इसी को हमने लगाना है इधर। ऑब्ज़र्व हमें सवाल में दिया हुआ था, ऑब्ज़र्व सवाल में कितना था जी, 1.82, ऑब्ज़र्व था 1.82, और अभी जो हमने मालूम किया वो है 4.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो जब इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भैया हम करते हैं 1.82 डिवाइड करेंगे 4.4 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आया जी 41.3, ठीक है जी, परसेंट। ये इसका जो है आयोनिक करेक्टर आया, ठीक है जी। ये इसका परसेंटेज आयोनिक करेक्टर आया किसका जी, HF का। तो स्टूडेंट्स बहुत गंदा हो गया क्वेश्चन, पता नहीं आपको सही समझ आए या ना आए। तो बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा जी, ये हमारा क्वेश्चन था 50, ठीक है। तो आज इसको 50 पे रोक लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।